चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम देख रहे थे 1853 तक देख लिए थे, है ना। 53 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेंगे 1858 का उद्घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ 1858। ठीक है, तो 1858 का उद्घोषणा, है ना। 1857 में क्रांति हुई और भारत का व्यवस्था बदल गया। ठीक है, भारत की जो सिस्टम थी वो सिस्टम चेंज हो गया, है ना। तो सिस्टम कैसे चेंज हुआ और किस प्रकार से एक कंपनी के अंदर में शासन होने वाला स्टेट अब महारानी के शासन में ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला और की पॉइंट लिखेंगे कि इसके तहत भारत में कंपनी शासन समाप्त हुआ इसके तहत भारत में कंपनी शासन समाप्त हुआ और महारानी शासन प्रारंभ हुआ या क्राउन शासन प्रारंभ हुआ। End of the company rule and started the crown rule in India by this act. ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर इस तरह से चीजें हुई कि 1858 के उद्घोषणा में, डिक्लेरेशन में ये चीजें इस प्रकार से हुआ कि ब्रिटिश शासन भारत में प्रारंभ हुआ। एक मॉडर्न हिस्ट्री में आप एक टर्म पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी। कोई बता सकता हो किताब क्या थी? बहुत फेमस किताब रही थी, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं उस किताब के बारे में। ये कौन से? ब्रिटिश पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये अन ब्रिटिश रूल का क्या मतलब है? भी अन ब्रिटिश रूल का मतलब है कि भारत में ब्रिटेन का शासन तो था लेकिन ब्रिटेन वाला शासन नहीं था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटेन रूल कर रहा था लेकिन ब्रिटेन वाला रूल नहीं था भारत में। इसका क्या मतलब है कि ब्रिटेन तो बड़ा डेमोक्रेटिक देश था, लोकतांत्रिक राजा था भले, लेकिन जनता के अधिकारों का वैल्यू था। तो जनता के अधिकार को लोग मानता था, लेकिन भारत में जनता के अधिकार का कोई मतलब नहीं था। तो शासन ब्रिटेन कर रहा था लेकिन ब्रिटिश रूल का कोई मतलब, कोई सिग्निफिकेंस, कोई ये इंडिया में नहीं था। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ यहां पर, वो बदलाव क्या हुआ? तो वो बदलाव हुआ कि कंपनी शासन समाप्त हो गया, है ना, और भारत में शुरू हो गया महारानी शासन। एक और बात लिखेंगे
कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो गवर्नर जनरल पोस्ट जो चल रहा था बहुत पहले से, वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना। गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया और इसके जगह पे कौन सा पद आया, वायसराय का पद आया। ठीक है, इसके जगह पर वायसराय का पद लाया गया। अब आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल पोस्ट के जगह पर लाया गया वायसराय का पोस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो है ये सर्वे सर्वा था इंडिया का जब कंपनी रूल कर रही थी तो, लेकिन जब ये पद खत्म हुआ तो जगह पे आया वायसराय का पद। वायसराय कौन था, तो वायसराय जो है वो ब्रिटेन के महारानी का प्रतिनिधि बन गया भारत में, क्योंकि अब हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गई, महारानी हो गई। अब मालिक देश की कौन हो गई, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन का क्राउन, ब्रिटेन का राजा जो कह लीजिए, वो क्या हो गए, वहां पर सत्ता में आ गए, शासन में आ गए और वो भारत के प्रभाव में आ गए। तो वायसराय का पद आया और वायसराय के पद के साथ और महारानी के पद के साथ, क्योंकि महारानी तो हमेशा इंडिया नहीं आएगी ना, तो हमेशा उसका कनेक्टिविटी वायसराय से नहीं रहेगा, तो उनको सूचना कौन देगा कि भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए 1858 में एक नया पद बनाया गया, उस पद का नाम था भारत सचिव, है ना। इसलिए लिखेंगे एक नया पद सृजित हुआ, पद था भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो भारत सचिव पद आया। ये भारत सचिव कहां रहता था, ये भारत सचिव रहता था कहां, तो भारत सचिव रहता था ब्रिटेन में, अब वायसराय रहता था इंडिया में। तो कोई बदलाव होता था तो वायसराय बताता था भारत सचिव को, अब भारत सचिव जाकर के रिपोर्ट करता था महारानी को। अब है कि भारत का पहला भारत सचिव कौन था, फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी कौन था, पहला भारत सचिव पद पर कौन बैठा था, लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली वाज द फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी। ये पहला भारत सचिव था, कौन, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, तो लॉर्ड स्टैनली था भारत का पहला भारत सचिव। तो ये पद भी यहां पे इस समय आया था। और भारत सचिव के लिए एक भारतीय परिषद बनाया गया था, इंडियन काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, लिख लेंगे यहां, एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था, भारत परिषद, काउंसिल बनाया गया था, भारत परिषद। तो भारत परिषद में क्या था, तो भारत परिषद में 15 सदस्य थे।
15 सदस्य थे और ये एक सलाहकारी संस्था थी। क्या थी? सलाहकारी संस्था, एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन, सलाहकारी संस्था। ठीक है, सलाहकारी संस्था थी। क्लियर है? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 15 सदस्यीय ये क्या थी? एक सलाहकारी संस्था थी, एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन था। ओके, चलिए, तो यहां पर मुख्य तौर पे क्या हुआ? भारत के शासन का प्रकृति बदल गया, नया पोस्ट क्रिएट हुआ। नया पोस्ट क्या आया? भारत सचिव। ठीक है, और भारत सचिव के माध्यम से तमाम तरह की चीजें जो है सो यहां पर की गई। ठीक है, और ये चलता रहा कब तक? टिल इंडिपेंडेंट। ये पोस्ट जो है वायसराय, भारत सचिव, ये आजादी तक चलता रहा। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब आपने सुना कि क्या हुआ? जब देश आजाद हुआ तब आपने सुना कि एक आया पद, गवर्नर जनरल का पद, है ना, कि भाई गवर्नर जनरल जो है सो इंडिया में फॉर्म हो रहा है, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट आया। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब महारानी का शासन खत्म हो गया। तो महारानी का शासन खत्म हो गया, तो फिर अब हेड ऑफ द स्टेट चुना जाएगा ना। तो पंडित नेहरू की एक, आप कह सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत रही, या एक नासमझी में कहें, या नासमझी बहुत कड़ा वर्ड हो जाएगा, भावनाओं में कहें तो थोड़ा उनको बचा सकते हैं। ये होता है कि किसी से मित्रता हो गई तो चल भाई ये पद तुम ही संभाल लो। देश आजाद हो चुका था, तो आजाद देश का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि फिर भारतीयों को लगा यार हम आजाद हुए कि नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अभी भी हमारा हेड ऑफ द स्टेट के पोस्ट पर एक अंग्रेज बैठ गया। नेहरू जी की अच्छी बनती थी माउंटबेटन के साथ, उसी को दे दिया। तो अब ये हम इतिहास बन गया ना, हमेशा पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि इसके जगह पर किसी भारतीय का नाम होना चाहिए था, लेकिन महोदय ने इनको बना दिया था। लेकिन इस निर्णय का पूरे भारत में विरोध हुआ। उसी समय जब पूरे भारत में विरोध हुआ, तो इस स्थिति से फिर घबरा करके, परेशान होकर के नेहरू जी को अपना निर्णय बदलना पड़ा, और फरवरी 1948 में सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाना पड़ा। यहां ये पूरा प्रक्रम बताने का मतलब बस इतना है कि गवर्नर जनरल का पोस्ट का मतलब यह हुआ कि भारत का हेड ऑफ द स्टेट भारत में ही है, और वायसराय का पद का मतलब कि वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट कहां बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है अपने देश में, जो है ब्रिटेन का क्राउन या महारानी। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हुई थी वो यहां पे हुई थी। तो पहला भारत सचिव तो आपको क्लियर है कि पहला भारत सचिव कौन था? तो पहला भारत सचिव, और यहां पर पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली, और पहला भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग, है ना। माउंटबेटन पहुंच गए लो सर। चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आइए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, (1861) का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम
चलिए लिखेंगे, इसमें पहली बार इसमें पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। हाँ? जारी करने की शक्ति मिली। वायसराय क्या मांगेगा, वहां से कानून बन के आया, इनको मिला अधिकार कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से आप राष्ट्रपति 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करते हैं वो यहीं से जारी करते हैं, है ना। वो अधिकार जो है वो यहीं से आया है। ठीक है, कहां से आया है, यहीं से आया है। ठीक है, मतलब कि जो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं या राज्यपाल किसके तहत जारी करते हैं अध्यादेश, 213, बिल्कुल 213, राज्यपाल 213 के तहत जारी करते हैं और राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करते हैं। तो ये अध्यादेश वहीं से आया है। ठीक है, और अध्यादेश का क्या मतलब है, जब सदन में सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति जारी करते हैं। किसके सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं ला सकते हैं, प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे तब, है ना। एक अध्यादेश की आयु सीमा कितनी होती है, 6 महीना, और संसद के से उससे कितने दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए, 6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर। तो चलिए, तो अब लिखेंगे इसमें कि वायसराय की विधान परिषद में पहली बार, वायसराय की विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को वायसराय की विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। नामांकित समझते ना, मनोनीत करना, नॉमिनेट करना। वायसराय की विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। नामांकित किया गया यानी कि मनोनीत, ठीक है, नॉमिनेट किया गया। मतलब पहली बार भारतीयों को मौका मिला कि वायसराय के परिषद में ये शामिल हो। ठीक है, क्लियर है। पहली बार, इसलिए देखिए क्या कहा जाता है मेंस में, कभी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी कब से मिलनी प्रारंभ हुई। या कभी कभी ये एक सवाल आता है कि 1857 की घटना को क्रांति कैसे कहें।
कि बहुत से लोग तो इसको विद्रोह कहते हैं। तो आप पाएंगे कि क्रांति का मतलब होता है कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल का मतलब होता है कि बड़े स्तर पर परिवर्तन। तो 1857 में तो एक सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि महारानी शासन के जगह पर कंपनी शासन के जगह पर महारानी शासन आ गया। यानी हमने शासक ही बदल दिया अपना। यह अलग बात है कि हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, लेकिन हमने शासन व्यवस्था को तो बदला, शासन के सिस्टम को बदला, यह हमने किया। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह की जो स्थिति बनी, हमने व्यवस्था को बदला, व्यवस्था को ये किया। और उसके बाद 1857 से पहले कभी भी अंग्रेज अपने शासन में भारतीयों की भागीदारी नहीं देते थे। लेकिन 1857 के बाद आप देखेंगे जैसे जैसे एक्ट आता जाएगा, धीरे धीरे ही सही भारतीयों को शासन में भागीदारी मिलने लगेगी। जैसे यहां से मिलनी शुरू हुई, गैर सरकारी सदस्य के रूप में पहले लिया, फिर सरकारी सदस्य बनाएगा, फिर क्वेश्चन पूछने का अधिकार देगा, फिर बजट लाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो धीरे धीरे क्रोनोलॉजी में ही सही डेवलपमेंट्स हुए, है ना, विकास हुआ। ठीक है। और यह विकास जो है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से हुआ। इसलिए कहते हैं कि भले ही अंग्रेज भारत छोड़ के नहीं गए, लेकिन भारतीयों को अधिकार मिलना शुरू हुआ 1857 के बाद। इसलिए यह मानना पड़ेगा, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 1857 एक क्रांति की तरह ही था, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही क्रांतिकारी थे। जो कि पहले नहीं होता था, वो 1857 के बाद होना शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रांतों और केंद्रों। प्रांतों और केंद्रों में विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। प्रांतों और केंद्रों में विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट, बंबई और मद्रास। बंबई और मद्रास प्रांतों की, बंबई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियां, बंबई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर बहाल कर दी गई। बहाल कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद शुरू की गई। में विधान परिषद शुरू की गई। में विधान परिषद शुरू की गई। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें पहला काम क्या हुआ? विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया, शेप
इंक्रीज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया। ठीक है, नंबर बढ़ेगा, आकार बढ़ना है, नंबर बढ़ेगा। सभी कैसे नंबर बढ़ा है ना, आकार बढ़ाने कि दो और कमरा बन जाएगा। आकार बनने का मतलब हुआ कि नंबर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और बजट पर विचार विमर्श, विचार विमर्श, बजट पर विचार विमर्श करने की शक्ति दी गई। विचार विमर्श करने की शक्ति दी गई, और वे कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे, और वे कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। और वे कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। अब देखिए, ये सब राइट्स ही तो है। लगातार क्या हो रहा है, राइट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। आपको बजट पे बहस करने का राइट मिल गया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कार्यपालिका यानी कि सरकार से कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो ये सारा चीज क्रोनोलॉजी में डेवलप होना कब से शुरू हो रहा है, 1857 की क्रांति के बाद से। तो क्या इसे हमें 57 की क्रांति का रिजल्ट नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल उसका रिजल्ट था, क्योंकि अंग्रेजों को भी पता था कि भाई अगर ज्यादा इधर उधर करेंगे तो फिर से क्रांति हो जाएगी, फिर से समस्याएं आ जाएंगी, फिर से दिक्कत हो जाएगा। इसलिए तो उन्होंने कांग्रेस भी बनवा दिया ना जल्दी जल्दी करके। 1885 में कांग्रेस बन गई, और लाला लाजपत राय ने इसलिए कहा कि कांग्रेस क्या है, सेफ्टी वॉल्व है। अंग्रेज डरे हुए थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज जीते जरूर थे, हम उनको भगा नहीं पाए थे, लेकिन हमने उनकी शासन पद्धति को बदल दिया था। ठीक है, हमारे यहां से, हमारे तरफ से ज्यादा लोग मरे, लेकिन मरे तो उनके लोग भी, दिक्कत उनको भी झेलना पड़ा। अब आप ताकतवर हैं और किसी से झगड़ा कर लिए तो हो सकता है कि आप 5 मुक्का ज्यादा मारिएगा, लेकिन सामने वाला भी एक आध मुक्का कर दे दिया, वो कमजोरे है, आ कहीं ओकर वाला मुकवा नाके पे आके लग गए, तब नाक पर तो हल्को लगेगा तो बुझाएगा ना जी बहुत दिन तक, है कि नहीं? तो डर था उसको कि भाई भाले भारत कमजोर है, लेकिन अगर कहीं गंभीर चोट दे दिया कहीं नाजुक जगह पर तो दिक्कत हो जाएगा। उसका सारा मुक्का पीठ पर लगा। देखते हैं गांव में पहले जब लोग पीटता था पीठ पर मारता है, क्या है, चोट लगेगा लेकिन स्पाइनल कॉर्ड मजबूत है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे टूटने उटने का डर नहीं है ना। अब वही कहीं नाजुक प्लेस पर मार दे, एक डंडा कोई गर्दन पे मार दे धर के, क्या होगा, तुरंत हाथ खराब हो जाएगा। माथे पे मार दे, सेंसिटिव जोन है नहीं सब, माथा पर किसी को अगर कोई मार देता है, गले के ऊपर सेंसिटिव जोन है, इसके ऊपर आप किसी को मारते हैं तो आप पर आईपीसी का धारा 307 लग जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसको कहते हैं इरादतन हत्या। आपने जानबूझ के ऐसे मारा कि आदमी की मृत्यु हो जाए। तो और वही 302 कहते, 302 और 307, 302 भी मर्डर है और 307 भी मर्डर है, लेकिन 302 में बेल हो जाएगा जल्दी और 307 में बेल होने में टाइम लग जाएगा। 302 307 मंत्र क्या है, 302 में आपने जिसको मारा वो मर गया, 302, और 307 जिसको मारा वो मरा नहीं, बच गया, तो यह 307। तो 302 से ज्यादा खतरनाक है 307।
302 अगर मार दिया मैटर खत्म हो गया, तब दूसरा कोई ना गवाही देगा कि हम देखे थे, गवाही मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बेस पर आपको मिल जाएगा बेल। अब कोर्ट कह देगा पुलिस से कि ठीक है गवाही इकट्ठा करो। आज 307 में आप जिसको मारे हैं वह जाके जज साहब से कहेगा कि हमको ही मारा था, आप स्वयं गवाही है। इसलिए 307 ज्यादा खतरनाक होता है 302 के अपेक्षा। और 307 जनरली वहीं लगता है जब आपको ऐसे जगह पर किसी ने मारा है जहां पर चोट लगने के बाद आपकी मृत्यु हो जाने की संभावना है। तो क्या है, गले के ऊपर का सारा जोन हमारा सेंसिटिव है, कम से कम मरिएगा नहीं, तब पागल होगल तो जुड़े हो जाइएगा, नहीं हो जाइएगा। अब सरिहार के कोनो एक लाठी मार दिया कपार पर, अब सारा मटेरियल तो ऐसे में ना है जी, पूरा बॉडी का कंट्रोलिंग पावर कहाँ है, यहाँ है। यहीं पर कोनो दे दिया, वो कोनो का तार शॉर्ट कर गया तो क्या होगा, शॉर्ट कर गया तो एगो देखते हैं आज एगो आदमी दिखता है इधर रोडवा पर आजकल, अरे वो बड़ा गाली देता है जी, ये पगला है ने, हम तो देखे हमको नहीं कि कौन है भाई हम बोले इसके बारे में भाई कौन है, तो सब बताया कि अरे इसको एक बीमारी है, दवाई खले रहता है तो ठीक रहता है, इसका अगर दवाई बंद हो गया शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसका, तब एकदम पूरा रोडवा पर घूमते रहेगा, गमछा को ले रहता है, गमछुआ इसे झाड़ते रहेगा, अब पूरा एकदम गाली देते रहेगा। कौन उसको रोकने जाए बोलने जाए भाई, है ना। तो क्या है, शॉर्ट सर्किट है बेचारा का, माथा में दिक्कत हो गया, हर जगह दिक्कत हो जाएगा चलेगा भाई, माथा में दिक्कत हो गया ना तो समझिए कि बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। इसीलिए सीआरपीसी आईपीसी में भी प्रावधान है कि भाई गला के ऊपर अगर किसी को मार दिए तो अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा ना, इरादतन हत्या का प्रयास माना जाएगा, और ऐसे में आपको कोर्ट से मतलब बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और कोर्ट हो सकता है आपको बेल भी ना ग्रांट करे, है ना। जनरली लोग को बेल मिल जाता है, लेकिन 307 में बेल मिलने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, प्रोसीड आगे लिखेंगे। हाँ, लगातार जब आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है कि हमको अधिकार दीजिए, तो देना पड़ेगा ना, नहीं दीजिएगा तो आंदोलन हो जाएगा ना, घटना घट जाएगी, दुर्घटना हो जाएगा। क्या, हाँ, तो फायदा देखे तो खाली फायदा देखिएगा, फायदा के चक्कर में 18 स्थान दोबारा हो जाता है, खाली फायदा देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, जनता का भी तो फायदा देखना पड़ेगा। उसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल रूलर, जो थोड़ा बहुत जनता को भी खुश रखे और खुद भी खुश रहे। नहीं तो खाली अपन फायदा देखिएगा, बस जनता के घर में आग लगा देगी एक दिन, जैसे फ्रांस में लगाई थी ना। इसी ब्रिटेन में 1649 में ब्रिटेन के राजा को फांसी दे दिया गया था सार्वजनिक तौर पर। डर कर नहीं रहिएगा कि जिस दिन जनता उठ जाएगी उस दिन क्या होगा। तो इसलिए ऐसा शासन करे कि अगर धीरे धीरे जनता कुछ मान लीजिए 100 रुपया मांग रहा है कोई, तो 100 रुपया नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उसको 50 रुपये दीजिएगा ना, 40 रुपये दीजिएगा ना, ताकि कम से कम संतुष्ट हो जाए, विद्रोह का भावना मन में न उत्पन्न हो। इसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल, कि अगर हमसे कोई 10 गो बात अपना मनवाने का कोशिश कर रहा है तो हम उसका 10 गो बात में उसका 3 गो बात मान लेंगे, कहेंगे तुम्हारा बात मान लिए ना। अब इससे क्या होगा, वो आदमी करे चलो भाई इतना बड़ा आदमी हो के हमारा कम से कम 3 गो तो बतिया माना। अभी 3 गो बात कम से कम 30 साल का गारंटी दे देगा कि 30 साल तक आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। फिर 30 साल बाद आएगा 10 गो डिमांड ले, फिर 4 गो मान लीजिए। पिछला बार 3 गो माने थे, अब फिर तुम आया तो देखो तुम्हारा बात मान लिए। नेता सब ऐसे ही बतियाता है ना, भाई तुम्हारी बात माने। अभी से जनता को क्या लगे कि हमारी बात तो मान लिया, लेकिन वही शासन करने का तरीका है। शासन एब्सोल्यूट नहीं होता है कि आप कोई जनता आपसे डिमांड करने गई, आपने सीधे खारिज कर दिया, हम कुछ नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे, है ना। वो तरीका नहीं होता है। अगर आप एब्सोल्यूट भी हैं तो भी आपको अपने अंदर में इंटेलेक्चुअल चीजें लानी पड़ेंगी, तभी जाकर के आप क्या हो पाएंगे, बेहतर शासक सिद्ध हो पाएंगे। नहीं तो आप केवल एक असफल शासक बन जाएंगे। आप बहुत दिन तक जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। बहुत सारे राजतंत्र में आपने देखा है कि राजाओं को गद्दी छोड़नी पड़ी है, छोड़ के भागना पड़ा है,
क्योंकि जनता की बात उन्होंने नहीं सुनी इसके वजह से। तो इसलिए वो चाहते थे कि ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो भारत के अंदर में, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही थी। प्रोसीड। आगे लिखेंगे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे आइए नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब देखिए इसमें दो लोग का नाम आ गया, एक आ गए मार्ले साहब, मार्ले, और दूसरे आ गए मिंटो। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये कब है? 1909 ना, 1909 में है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, अब मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया, इसमें देखिए कि जो मार्ले है यह भारत सचिव, कौन है? भारत सचिव। ये जो मिंटो है यह वायसराय। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें क्या हुआ लिखेंगे कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 was also known as मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें नोट करके लिखेंगे कि पहली बार विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, डायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। पहली बार विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई। ओके, प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई। नेक्स्ट, केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर, केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल विधान परिषद कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल विधान परिषद कर दिया गया। पहले केंद्रीय विधान परिषद कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब नाम चेंज हुए क्या हो गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट,
पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर, सेपरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब देखिए, इसी को कहते हैं 1909 के एक्ट को कि इसने भारत में सांप्रदायिकता की बीज डाल दी। इसने भारत को बांटने का काम किया। अब इसने भारत को बांटने का काम कैसे किया, क्या किया? तो भारत को बांटने का काम इसने इस मामले में किया कि आप देखेंगे कि 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट है, इसमें आया पृथक निर्वाचन, इसी को कहते हैं सेपरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचन, ठीक है, जिसको भी आपने लिखा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्यों कहा गया? पृथक निर्वाचन जो दिया गया वो मुस्लिम वर्ग के लिए दिया गया। किसको दिया गया? मुस्लिम वर्ग को। देश का जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुसलमान तबका है, उसको हम ये ग्रांट करते हैं, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन देश के मुस्लिम वर्ग को दिया गया कि देश का मुस्लिम वर्ग जो है इसको ये करेगा। अब आप देखेंगे कि जब ये पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्शन यहां पर लाया गया, तो इसमें कहा गया कि भाई जो मुस्लिम वर्ग हैं वो ही जो क्षेत्र उनको दिया जा रहा है वहां पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब वोट भी वहां की मुस्लिम जनता ही करेगी, दूसरा कोई वोट नहीं करेगा। इसलिए इसको कहते हैं सांप्रदायिकता का बीज। तो इससे क्या होगा? एक प्रकार के अलगाववाद की भावना जन्म लेगी कि नहीं लेगी? लेगी ना। जैसे मान लीजिए कि आप में से मैं किसी एक आदमी को सिलेक्ट करूं और कहूं कि ये आदमी जो है क्लास का मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है, और मैं मतलब कहूं कि ये आदमी करेगा, और उसके लिए मैं कहूं कि आप लोग वोटिंग कीजिए, मत व्यक्त कीजिए कि इनको बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। और उसमें मैं उस व्यक्ति से पूछूं कि भाई बताओ तुम्हारी जाति क्या है या तुम्हारा धर्म क्या है, और फिर मैं ये कह दूं कि इनकी ही जाति के अथवा इनके ही धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वही लोग केवल वोट करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। अब क्या होगा? तो बाकी जो लोग हैं उनके मन में अलगाव का भावना जन्म लेगा कि नहीं लेगा कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये मॉनिटरिंग का काम तो पूरे क्लास के लिए करेगा, और क्लास में हम भी हैं, तो हमसे वोट लिया नहीं जा रहा है। अब वोट लिया जा रहा है केवल किससे? तो उसके ही जाति या उसके ही धर्म के लोग से। तो इससे क्या होगा? दोनों धारा क्या होगा? दोनों लोग अलग हो जाएंगे। एक तो उस जाति धर्म विशेष के लोग अलग हो जाएंगे, एक बाकी लोग अपने आप को अलग महसूस करने लगेंगे। इससे क्या होगा? विभाजन की एक रेखा खींची जाएगी। और ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी कि भाई भारत को हिंदू मुस्लिम में बांट दो। तो भारत को हिंदू मुस्लिम में कैसे बांट दो, किस प्रकार से बांट दो? तो आप देखेंगे कि भारत को हिंदू मुस्लिम में आप तभी बांट सकते हैं या उसी तरह से बांट सकते हैं कि वो इन्हें बाजा बजाने लगा, उन्हें बाजा बजाने लगा। तो भारत को हिंदू मुस्लिम में बांट दो, क्योंकि भारत अगर हिंदू मुस्लिम में बट जाएगा तो भारत को शासन करना आसान हो जाएगा। तो इन्होंने भारत को बांटने की पहली जो दाव चली थी वो चली थी 1905 में बंगाल का विभाजन करके, कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको एक अलग स्टेट बना दिया, और जो उसको कर दिया पूर्वी बंगाल। आज जहां हिंदू बहुल थे वो उसको कर दिया पश्चिम बंगाल।
लेकिन उस समय के भारत के जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको ये बात बखूबी समझ में आ रही थी कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए दोनों कम्युनिटी ने मिल करके अंग्रेजों की इस योजना को सफल नहीं होने दिया। और अंग्रेजों ने 1857 में भी देखा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके कैसे लड़े थे देश के लिए। तो ये बात उनको दिमाग में पहले से पता था कि भारत को कमजोर करना है तो पहले इन दोनों को लड़ाओ, कुछ ऐसा करो कि दोनों आपस में लड़े। तो इसका पहला उन्होंने उपचार किया बंगाल विभाजन, लेकिन वो फेल हो गया, जनता नहीं मानी। लेकिन जब एक अलग संस्था स्थापित हो गई 1906 में बंगाल के ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा, इसका नाम था मुस्लिम लीग, तब अंग्रेजों को एक बात समझ में आई कि अब ये टाइम धीरे धीरे हमारा आ रहा है कि एक जब रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा है तो हम इसके आड़ में अपना काम कर सकते हैं। और इन्होंने पृथक निर्वाचन की बात कर दी। और उस समय पृथक निर्वाचन का विरोध नहीं किया गया। अगर विरोध किया गया होता, जैसे कि इस समय गांधी भारत में नहीं थे, 1932 में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे जब भी पढ़िएगा तो, कि जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी हरिजनों के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी बात को लेकर के असफल हो गया था। गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, वहां पर अंबेडकर साहब ने डिमांड कर दिया कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन दीजिए। और वहां भी पृथक निर्वाचन का वही मतलब था कि हरिजन कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व होगा, वोट भी केवल वही लोग करेंगे। तो अब क्या था, पहले तो भारत को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया था, अगर ये नियम भी देश में लागू हो जाता तो हिंदू हिंदू में बट जाता। तो गांधी जी इसी मुद्दा पर वहां से नाराज होकर वापस इंडिया आ गए। जब वापस इंडिया आ गए गांधी, तो गांधी को जेल हो गया। गांधी पूना के यरवदा जेल में थे क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था गांधी ने। तो पूना के यरवदा जेल में गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पर, हंगर स्ट्राइक पर चले गए। और गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर जाकर के बोले कि भाई देखो, हम इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं और हम भारत में इसको लागू नहीं होने देंगे। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में, तब अंबेडकर साहब को बुलाया गया और गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना के यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ। और गांधी ने अंबेडकर को समझाया कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमारी आपस की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो हम उसको आपस में बैठ कर सुलझा लेंगे, लेकिन ये अगर पृथक निर्वाचन आएगा तो भारत की एकता के लिए ठीक नहीं रहेगा। और फिर वो कैंसिल हो गया और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन भारत में लागू नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर 1909 में कोई ऐसा नेता निकल के सामने नहीं आया जो मुस्लिम वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन आया था उसको खारिज करा पाए। अगर खारिज करा देते तो आज पाकिस्तान न दिखता। जो पाकिस्तान बना है ना, उस पाकिस्तान का बीज 1909 में डाला गया था इसी पार्लियामेंट एक्ट में, क्योंकि यहीं से तो अलगाववाद की भावना जन्म ली, यहीं से तो सेपरेटिज्म आया कि हम सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। घर में बंटवारा कब होता है? एक दिन के झगड़ा पर बंटवारा कहीं थोड़ी ना होता है, वर्षों वर्षों तक झगड़े चलते हैं। फिर अंतिम में जाके समझ में आता है कि एक साथ रहना अब मुश्किल है, नहीं रह पाएंगे। तो आदमी शांति के लिए बंटवारा के मूल्य पर लोग शांति की खरीदारी करते हैं और मूल्य चुकाना पड़ता है बंटवारा। अब कहीं भी देख लीजिए, किसी राष्ट्र का बंटवारा देख लीजिए, समाज के अंदर परिवारों का बंटवारा देख लीजिए, घर में क्लेश हो रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं, किसी का किसी से पट नहीं पड़ा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, जो बहुएं आई हैं भाई की पत्नी रोज एक दूसरे से मारामारी कर रही है, रोज उसका बाल खींच रही है, उसका बाल खींच रही है। अब रोज ही हो रहा है। तो अब ऐसे में भी क्या एक रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा ना।
लेकिन अगर परिवार का मुखिया समझदार आदमी है, ठीक आदमी है, तो जिस दिन ये परिस्थिति शुरू होगी, जिस दिन ये सीन क्रिएट होगा, उसी दिन वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि बीमारी जब खराब हो जाएगी तो ठीक नहीं हो पाएगी। पहले ही दिन पे वो समझने की कोशिश करेगा ना कि भाई दिक्कत क्या क्या समस्या है, क्यों झगड़े हो रहे हैं, घर के परिवार के अंदर के जो कलश का कारण है वो क्या है। तो अगर वो उसी टाइम प्रयास करे, बातचीत करे, और उस प्रयास बातचीत के द्वारा कोई निदान निकालने की कोशिश करे, तो संभव है कि परिवार में शांति की स्थापना हो पाए। लेकिन अगर प्रारंभ में ही वो इग्नोर करता चला जाएगा, हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं के चक्कर में भविष्य में एक बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा। और बहुत बड़ा जब नासूर बन जाएगा तब उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तब बंटवारा ही अंतिम विकल्प बचेगा। तो जब 1909 में ये चीजें हो रही थी, उस समय इग्नोर किया गया। अगर उसी समय कंट्रोल किया जाता, या उसके बाद ही बहुत सारी घटनाएं घटी, उसमें भी कंट्रोल किया जाता, तो संभव था कि ये जो बीज डाला गया इस 47 में एक पेड़ के तौर पर पाकिस्तान के रूप में तैयार नहीं होता। अगर आपके घर के बगल में कहीं पर कोई जंगली बीज लग जाए, तो आप चाहते हैं कि घर में जंगल उपजे, आप क्या करते हैं, उसी समय उसको काट के भगा देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। और जब बहुत बड़ा बन जाएगा तो हो सकता है आपको अपना घर खाली करना पड़े। वही हुआ, यहां पे गलती हुई, यहां पे हमने इग्नोर किया, और इग्नोर का रिजल्ट हुआ 1947 में एक बड़ा राष्ट्र बना पाकिस्तान। मजे की बात यह है कि शांति के लिए बंटवारा किया जाता है, लेकिन बंटवारा के बाद भी किसी के मन में शांति नहीं आती है। ये भी आप देख लीजिए उठा करके। बंटवारा इसलिए ना होता है कि शांति हो जाए, झगड़ा ना हो, क्लेश खत्म हो जाए। तो हमने पाकिस्तान से बंटवारा इसलिए किया कि चल भाई ठीक है, ले लो, रख ले। शांति आया क्या? नहीं आया शांति। शांति आया होता तो 1948 में युद्ध नहीं होता, 1965 में युद्ध नहीं होता, 1971 में युद्ध नहीं होता, 1999 में युद्ध नहीं होता। और जब इन सभी युद्धों में पाकिस्तान हारता रहा, मुंह की खाता रहा, तो उसके बाद आतंकवाद ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया भारत के लिए। जैसे वहां पे हो रहा है वैसे परिवारों में भी होता है। बंटवारा हो गया कि चाची उधर रहेगी, हम इधर रहेंगे, लेकिन फिर भी चाची को दिक्कत हो रहा है। अब चाची को लग रहा है कि हम बिना दूध वाला चाय पी रहे हैं, आई बंटवारा के बाद दूध वाला चाय कैसे पी रहा है, माने इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, हमारा पास पैसा काहे नहीं आ रहा है। अब इस बात को लेकर के फिर दिक्कत है। इवन प्रभु श्री कृष्ण बंटवारा करवाने के बाद भी महाभारत को नहीं रोक पाए। युद्ध महाभारत से पहले बंटवारा हो गया था ना, महाभारत से पहले बंटवारा हो गया था कि इंद्रप्रस्थ में रहेंगे पांडव और हस्तिनापुर में रहेंगे कौरव। बंटवारा हो चुका था। क्यों? शांति के लिए। लेकिन फिर भी जब दुष्ट आत्मा आपके साथ रहती है तो बंटवारों का भी कोई महत्व नहीं है। कुछ चीज नियति पहले से निर्धारित करके भेजती है। हम बहुत सारी चीजें जो है वो अपने द्वारा बनाते हैं। हम दोस्त स्वयं बनाते हैं, भाई स्वयं नहीं बनाते, पड़ोसी स्वयं नहीं बनाते। पड़ोसी तो बना हुआ मिल जाता है। पड़ोसी आप पूछ के बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। आपको कहीं पता चला कहीं अच्छा जमीन है, आपने घर ले लिया कि भविष्य में वहां पर घर बनाएंगे। आपने जब लिया था तब वहां कोई घर नहीं था, मालूम चला आपके बगल में कोई दुष्ट आदमी जमीन लेकर पहले से बिल्डिंग बना के बैठल है। अब आप क्या कीजिएगा? आप भी वहीं बनाइएगा, दिक्कत होगा आपको। तो पड़ोसी आप नहीं चुन सकते हैं, भाई आप नहीं चुन सकते, क्योंकि भाई ईश्वर ने निश्चित करके भेजा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि भाई का भाई के प्रति एक स्नेह जो है सो वो बना रहे ना, किसी भी प्रकार से वो स्नेह खत्म ना हो। और हमारे समाज में जनरली इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? अगर भाई भाई में झगड़ा हो गया, परिवार का बंटवारा हो गया, तो इसका क्रेडिट सब किसको देता है? पत्नी को, बहू को, कि यह आई है,
आई जहिया से आई है ना, तहिया से कर मती मरले है ना, ये सब ना कहता है जी, ये सब कहता है। लेकिन कहने वाले इतने मंद बुद्धि हैं, उनको इस बात का समझ नहीं है कि अरे भाई कोई किसी का मति नहीं मार सकता है। अगर आपका दिमाग का कोई अगर तार का कनेक्शन गड़बड़ हो गया है तो दूसरा क्या कर सकता है भाई? थोड़ी ना कोई मत मार। आपको तो ये स्वयं समझ में, अगर कोई आपको मान लीजिए आपकी पत्नी भी या कोई भी अगर आपको आपके भाई के खिलाफ कुछ बोलता है तो आपका तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसको रोक दीजिए। और अगर आप रोक देंगे तो फिर दोबारा उसका हिम्मत नहीं होगा कि वो आपसे आपके भाई के बारे में बुराई कर पाए, शिकायत कर पाए। लेकिन अगर वो कह रही है आपका जो भाई है ना बहुत मैंने एकदम खराब आदमी है, क्या कहें उनके बारे में, 1 रुपया खर्चा नहीं करते हैं, खाली एकदम सब चीज पर निगाह रखते हैं। अब आप आराम से सुन रहे हैं, ठीक है कह रही हो, भैया को हम भी जानते हैं, बचपन से वैसा नहीं थे। अब आप दुगो बात और मिल दी उसमें, और हाँ बचपन से हमरा बड़ी डांटते थे बचपन में, हम जानते हैं उनको। अब उसको क्या मिल गया? अरे भाई हम जो बोल रहे थे उसमें सपोर्ट मिल गया। अब सपोर्ट मिल गया तो वही क्या होगा, अब वही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन और वहीं पे आप कह दे कि वो मेरे बड़ा भाई है, वो जो कर रहा है जैसे कर रहा है ठीक कर रहा है, मैं नहीं रोक सकता, मैं नहीं टोक सकता। मेरा संस्कार, मेरे संस्कृति, मेरे पिताजी ने समझाया है कि बड़ा भाई होता है, और बाप अगर कुछ भी करता तो बेटा का अधिकार नहीं बनता है कि कुछ बोले। तो मैं क्यों बोलूं अपने बड़े भाई से? नहीं बोल सकता मैं। और तुमको कोई समस्या है तो तुम मेरे से बोलो, तुम्हारी समस्या का समाधान हम करेंगे। भाई का समस्या का समाधान हम कैसे कर देंगे? और ऐसा बड़ा भाई को भी होना चाहिए। अगर बड़े भाई की पत्नी है, वो अगर भाई को बोल रहा है, छोटका कुछ करता नहीं है, दिन भर खाली घूमते रहता है, हाँ आपसे पैसा मांगने आता है कि हमारा पैसा दीजिए। छोटे भाई के साथ दिक्कत होती है, बेचारे बेरोजगार होते हैं। बड़े भाई जल्दी नौकरी में आ जाते हैं क्योंकि पहले आए हैं ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। अब वो नौकरी में आ गए हैं, पहले पढ़ लिख लिए तो नौकरी हो गई उनकी, छोटा बेचारा बेरोजगार घूम रहा है। तो भाभी लोग को समझ में आता है कि बाप कमा हमर पति रह लो आ खर्चा ही कर लो, है ये जाके 10 घंटा का ड्यूटी करता है, आई है गाड़ी में तेल भरवा के खाली घूम रहा है बोरिंग रोड चौराहा, है ना होता है जी। तो वह बात बोलेगी तो भाई को क्या होना चाहिए? बड़ा भाई तो हमारा छोटा भाई है, हम इसलिए कमा रहे हैं कि हमारा भाई को सुख हो, बहुत कष्ट झेला है, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा कोनो सामान घट रहा है तो बोलो, वो ला के देते हैं। तुम्हारा अगर कोनो सामान घट रहा है तो बोलो वो ला के देते हैं। लेकिन हमारा भाई के कोई चीज नहीं घटना चाहिए, क्योंकि अगर जिसका बड़ा भाई हो उसके छोटे भाई के जीवन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बड़ा भाई का कंसेप्ट हो कि अगर हम बड़े हैं और मेरा छोटा भाई है तो मेरे रहते मेरे छोटे भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा, और छोटा भाई को हो कि मेरा बड़ा भाई मेरा बाप है, मेरे गलतियों पे मुझे डांट सकता है, बोल सकता है, उसके पास अधिकार है। और इस संस्कार और नैतिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी परिवार में झगड़ा नहीं होगा। मेन झगड़ा तो इसी ही होता है, संपत्ति के लिए सब झगड़ा कर देता है। एक कट्ठा भाई रख ले तो रख लिए, क्या हो गया दिक्कत उससे? भाई है ना, सब मांगे तो सब दे दो। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, कभी भी जीवन में अगर आप छोटे हो चाहे बड़े हो, पढ़ने खाली इतना मतलब नहीं कि यूपीएससी बीपीएससी पास कर जाएंगे, तो करिए जाइएगा, इंसान अच्छा बनिएगा। कभी भी भाई से किसी संपत्ति की लड़ाई नहीं, किसी चीज की लड़ाई नहीं, या बहन से जो मांगता है दे दो, मेरा हिस्सा चाहिए ले जाओ। अपने लिए कुछ मत रखिए, कि याद रखिए ट्रूथ है कि जो दे देगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, और जो लड़ेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ले जाओ, सब ले जाओ, क्या दिक्कत है? आप खुद पे विश्वास रखिए ना, आप अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि आप हमेशा देने की स्थिति में रहें, आप लेने की स्थिति में नहीं रहें कभी भी किसी से। आपको ये भाव आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि हमको कोई दे देगा कुछ। क्यों दे देगा? हम गरीबी रहेंगे, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 10 रुपया होगा ना, उसमें से भी कोई अगर आएगा, मेरा भाई आएगा और छीनना कोशिश करेगा, हम 10 दे देंगे, ले भाई लेके जाओ, तुम खुश रहो, भूखे रह लेंगे उस दिन। या कोई होगा तो कहीं से भोजन आ ही जाएगा, लेकिन लड़ेंगे नहीं। ये भाव जिस दिन आपके अंदर में आ गया ना, अगर बड़ा भाई शैतान प्रवृत्ति का भी होगा ना, वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि फिर उसको भी समझ में आएगा कि यार ये तो लड़ ही नहीं रहा है, ये तो किसी को आपसे लड़ने में कब मजा आएगा?
जब आप लड़िएगा, आप स्वयं लड़ना छोड़ दीजिए, कोई आपसे नहीं लड़ेगा। ये आप अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। आप किसी से लड़िएगा, सामने वाले को लड़ने में मजा आएगा। आप केस कर दीजिएगा, हो जाए केस कर देगा। आप जाए तुझे बना कि भैया गलती हो गया, हमको लड़ना नहीं था आपसे, हम अपना केस वापस ले रहे हैं। अब वो क्या दीवार से लड़ेगा? अब जाके थाना में कह दिया हम अपना केस दरोगा जी वापस ले रहे हैं, कोर्ट में कह दिया हम आप वापस ले रहे हैं, हमको नहीं लड़ना, तो किससे लड़ेगा केस? झगड़ा खत्म। लेकिन कुछ कुछ के झगड़े तो 3 पुश्त से 4 पुश्त से चल रहे। दीवानी लड़ाई तो ऐसा होता है कि 4-4 पुश्त से चल रहा है। कौन? वह भाई भाई का लड़ाई। और ये भाई भाई का लड़ाई लड़ने वाले लोग राम को पूजते हैं, राम का मंदिर में जाकर के अयोध्या में दर्शन करते हैं। इनको तो नैतिक आधार पर राम का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने भाई से लड़ रहे हैं और आप जाकर के राम की पूजा कर रहे हैं, तो आप इंसान तो नहीं है ठीक। और उनके दरबार में भी आपका हाजिरी नहीं, अटेंडेंस नहीं लगेगा, वो क्लास से बाहर कर देंगे। वो आपको भले लग रहा हो कि आपने तो जाके भोग लगा दिया, लेकिन वहां जो रजिस्ट्री हो रही होगी अगर कहीं पे, तो वहां पे आपकी एंट्री नहीं होगी। उस 4 भाइयों ने क्या समाज में क्या मान्यता स्थापित किया जी? एक भाई पिता के इच्छा मात्र से वनवास चला गया, जबकि पिता वास्तव में चाहते नहीं थे कि जाए, फिर भी चला गया। एक भाई जिसका कोई अपराध नहीं है, वो भाई के सेवा के लिए कह रहा है कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, जबकि भाई कह रहा है कि यार तुमको थोड़ा ना वनवास हुआ है, वनवास हमको हुआ है, तुम रहो यहाँ पे अयोध्या में रहो आराम से, राजकाज देखो, हम काट के आएंगे 14 दिन। नहीं, हमको आपके साथ जाना है। लक्ष्मण साथ चल जाते हैं। भरत बेचारे आते हैं, उस बेचारा का कुछ पते नहीं है कि क्या मैटर हुआ है, उनकी माँ ने क्या छल प्रपंच किया है, और आने के बाद पता चलता है कि भाई को वनवास हो गया। भाई मना करते हैं कि ना जाके तुम राज्य संभालो, फिर भी वो आदमी राजा नहीं बनता है, और राज्य की राजधानी के बीच में रह करके तपस्वियों जैसा जीवन 14 वर्ष तक व्यतीत करता है कि अगर मेरा भाई कष्ट में है तो मैं कष्ट में, मैं कैसे खुश रह सकता हूं। यह है हमारे संस्कृति में भाई भाई की एकरूपता का पहचान, कि भाई कष्ट में है तो हम कष्ट में, हम कैसे सुख रह सकते हैं। यहां सब अभी क्या परंपरा विकसित हो गया है कि भाई जितने कष्ट में उतने दूसर का देखे खुश भइल है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हुआ है इसका, अभी इसका इलाज हुआ है। तो ऐसे कहने वाले, ऐसे मानने वाले क्या सही में वास्तव में सनातनी है, या राम को पूजने के हकदार हैं? राम को पूजने का तो मतलब हुआ कि उनका मानदंड जीवन में स्थापित हो जाए, जो उन्होंने नैतिक मूल्य स्थापित किए हैं वो नैतिक मूल्य स्थापित हो जाए। लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाने का ये सब जो है सो दुष्चक्र होता है। तो इनिशियली कोई भी चीज को अगर आप इग्नोर करेंगे तो भविष्य में जाकर के वो आपके लिए घातक बनेगा ही बनेगा, कोई भी चीज। मैं हमेशा आपको कहता हूं, मैं अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, आपने एक कथावाचक हैं, लड़की हैं, महिला हैं, जया किशोरी, नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर कथावाचक हैं भारत की। और जया किशोरी के साथ ट्रेजेडी हो गया, और ट्रेजेडी कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने भी इग्नोर किया। और मैं हमेशा को कहता हूं कि कोई जब पहली दफा ही अगर आपका हाथ पकड़ने का कोशिश करे, अगर आपकी सहमति नहीं है तो हाथ मोड़ के तोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो वो आपके पास फिर कभी दोबारा नहीं आएगा, दूसरा फिर दूसरा किसी के साथ वो बदसलूकी करने की कोशिश नहीं करेगा। जया किशोरी आज एक सेलिब्रिटी टाइप की आदमी है, पूरा इंडिया उनको जानता है, वर्ल्ड्स में उनके कथा होते हैं, और उनके पीछे पड़ गया एक मानसिक विकलांग आदमी, आशिक जिसको कहते हैं, है ना, दीवाना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इसे तो पगला सब कविता लिख लिख के और हालत खराब कैले हैं, हिंदी फिल्म का गीत सब यही कहते हैं। देखिए, फिल्मों में कोई चीज आप देखते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कबीर सिंह को फिल्म में देख के कितना अच्छा लगता है, लेकिन वैसे ही कबीर सिंह के पाला पड़ जाए अगर आपके जीवन में कोई पगला मिल जाए, वो पगला रोज आपका पीछा करे, आपके क्लास तक आ जाए, क्लास में आके हमारा से बोले सर तनी इस पर स्पेशल ध्यान दीजिए, तो मेरा पगला, हाँ
सर इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम पहले ही ना उसको, तो पहले ही उसको दिक्कत दे देंगे, रे पगला। आए क्या बोल रहा है जी? हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये सब कॉलेज वॉलेज में होता है, कॉलेज वॉलेज में होता है ना। तो अब देखिए, तो इस तरह से फिल्म में तो देखने में बहुत अच्छा लगा, वो फिल्म कमाई भी बहुत अच्छा किया, लेकिन रियल लाइफ में कोई आदमी वैसे सनकी आदमी के चक्कर में पड़ जाए तो उसका जीवन कितना खराब हो जाएगा जी, कितना इंसल्ट फील होगा उसको अपने लाइफ के अंदर में। और ऐसे लोग हैं सनकी, ऐसे हैं लोग सनकी जो इस तरह के करते हैं, और ऐसे बहुत सारे घटनाओं हमने सुनी है, और 2-3 का तो हमने इलाज करवाया है, किया है 2-3 गो का। पगला सब बहुत परेशान करेगा 2-3 गो का। मैटर उड़ते उड़ते आया कि सर ऐसे ऐसे बात हो गया है ना। बोले कि यार ये सब जब पहले हो तभी आदमी को एक्शन लेना चाहिए, इन्हें कि बर्दाश्त कर रहे हैं, घुटन में जी रहे हैं। अरे आपका लाइफ है ना, आपकी चॉइस है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी चीज के लिए। अब सोचिए कि उतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, वो आदमी उनके हर कथा में पहुंच जाता था, जाके आगे बैठ जाता था, उनको तंग करता था। इतना उच्च स्तर का मानसिक विकलांग था कि फ्लाइट में उनके बगल की टिकट तक ले लेता था, और उनका कोई भी सेशन वो छोड़ता नहीं था। 1-2 बार आदमी इग्नोर करता है, इनके साथ ये लगातार होने लगा। जहां जाती वहां वो दिख जाता। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो अपनी एक्टिविटी आसपास में तो नहीं रखते ही हैं, तो कोई आदमी आपका, अगर आप कहीं से निकले, इनकम टैक्स से निकले और चौराहा तक गए, और आप पीछे मुड़े देखते तो अरे ये आदमी जो इनकम टैक्स से चलता वो अभी तक यहाँ पीछे पीछे तक आ रहा है। आपको डर लगता है, आपको शक होता है, फिर आप आगे बढ़ते, आप एन कॉलेज जाते हैं, पानी टंगे, वहां तक आदमी पीछे पहुंच गया। अब आप सामने लगेंगे कि भाई ये आदमी लगातार मेरा पीछा क्यों कर रहा है। हो सकता है आप बोर्डिंग रोड तक तो आप इग्नोर करेंगे, लेकिन वो पानी टंकी पहुंच गया, फिर आगे आपको पीएन मॉल तक पहुंच गया, अब तो डर लगना शुरू हो जाएगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है अपने साथ, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। अब 2-3 बार उन्होंने इग्नोर किया, अभी लगातार हो रहा था, उनको समझ में आने लगा कि मैटर क्या है। और यहां तक उन्होंने किसी पर किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं किया, बस व्यक्तिगत तौर पे समझाने का कोशिश किया कि ये जो कर रहे हो ठीक नहीं है, मत करो। लेकिन कहते ना कि सही आदमी ना समझ जाता है बात से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात से समझते ही नहीं, उनका इलाज करना पड़ता है। बहुत सारे देवता का अलग अलग पूजा होता है। गांव में होते हैं फकीर बाबा, तब फकीर बाबा कैसे मानते हैं? लखटों से, उनको लखटो देना पड़ता है। बढ़म बाबा, उनको लड्डू देना पड़ता है ना। तो हर लोग का अलग अलग है प्रसाद, एक ही तरफ रहेगा तो इलाज नहीं होगा। उन्होंने किया, वो नहीं माना, और नहीं माना तो अभी जो रिसेंटली जो दुर्घटना घटी, जो बात हुई, लखनऊ में उनका एक कथा हो रहा था, और लखनऊ में ये कथा हो रहा था संजोग से पुलिस विभाग के द्वारा ही उस कथा का आयोजन किया गया था। महिला, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिला हेल्पलाइन करके कुछ संस्था है, महिला पुलिसकर्मी है, उसमें पुलिस के बड़े अधिकारी, वहां पर इनका कथा आयोजन किया गया था। वहां पर केवल पुलिस डिपार्ट के लोग ही अलाउ थे और कोई नहीं था। वो लड़का वहां भी पहुंच गया। इन कहते ना कि नियति बुला के लेके गई उसको उस दिन वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई सिविल आदमी नहीं था, सब पुलिस अधिकारी भरे पड़े थे। गलती से घुस गया, सोचा कि एयरपोर्ट ही है, घुस जाते हैं, घुस तो गया। उस दिन उसने हद पार कर दी। कहते ना जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। उस दिन वो स्टेज पर चढ़ गया, हरी सभा में जया किशोरी जी के मंच पर वो चढ़ गया, और चढ़ करके बदसलूकी करने लगा, धमकी देने लगा। उसको पता ही नहीं था कि ये सभा पुलिस की सभा है। सारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। तुरंत पकड़ा गया, और उस दिन जब जया किशोरी जी को ये बात समझ में आई कि अब ये इग्नोर करना ठीक नहीं है, तब उन्होंने क्या किया कि पुलिस कंप्लेन कराई,
और अपनी पूरी आप बीती बताई कि ये पिछले बहुत दिन से मेरे साथ हो रहा है। अब आप सोचिए कि देश के एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ, बड़े कथावाचक के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी क्या है जी? आम आदमी कुछ है? अब इतने सेलिब्रिटी के साथ होता, तो उस दिन के कंप्लेन के बाद इमीडिएट पुलिस ने उसकी अरेस्टिंग की और वो आज जेल में है और उसकी चल रही है। और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या इमेज है, ये तो उसका सोच के हालत खराब हो रहा होगा। वो सारा कबीर सिंह बनना हो गया ना खत्म। कबीर सिंह केवल रिले में बन सकते हैं आप, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में पुलिस प्रशासन है ठीक कर देने के लिए, तो महोदय को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति वहां पर बनती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी अगर इसको देखिए, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अब चूंकि शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पॉलिटी में या हिस्ट्री में, कहीं से भी ये बंटवारा का बात कहीं से भी कुछ भी पूछा सकता है। इसमें कुछ नई बातें, कुछ प्रैक्टिकल बातें अगर आप डालिएगा तो उसका एग्जामिनर पर इंपैक्ट होता है और उससे आपको अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगर आप इस तरह के लाइन डाले कि शांति के लिए बंटवारा आवश्यक होता है, लेकिन बहुत बार बंटवारे के बाद भी शांति नहीं मिलती। इसका एग्जाम्पल आप भारत पाकिस्तान दे सकते हैं, अध्यात्म में, इतिहास में आप महाभारत दे सकते हैं। सब कुछ होने के बाद अंतिम में सारा वो जीत लिया दुर्योधन जुआ में। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद आए तो कृष्ण शांति दूत बन के गए, और शांति दूत बन के जाके कहे कि अच्छा ठीक है तुम सब रख लो, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय कर सकते हो तो आधा दो, आधा तो अधिकार है, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पसीने उठाएंगे। लेकिन पापी दुष्टात्मा जब होता है तो इस बात को नहीं समझता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य को साधने चला। असाध्य को साधने चल दिया। तो जब आदमी पागल होता है ना, जब नाश होना तो यही होता है। उस लड़के के साथ वही हुआ, दिमाग में पागलपन सवार था तो पुलिस के सभा में पहुंच गया। दुर्योधन के माथा पर पागलपन सवार था तो कृष्ण को क्या किया? जो था असाध्य को साधने चला, हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। वो वहां पे कहते हैं कि भाई जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश होना होगा तो आपके हाथ से ऐसे ऐसा काम हो जाएगा ना, जो आप नहीं चाहते होंगे कि हो, लेकिन वो हो जाएगा क्योंकि आपकी नाश नजदीक आती है। और वही वहां पर हुआ। तो ये सब जगह होता है। उस लड़के का भी इतना दिन से 5 महीना 6 महीने से कर रहा था नौटंकी, खत्म हो गया नौटंकी। लेकिन हाँ, जिस दिन उसने पहले दूसरे तीसरे दफा किया था, उसी दिन एक स्ट्रांग कंप्लेन गया होता पुलिस के पास। आम आदमी के ना कंप्लेन पर पुलिस तुरंत एक्टिव नहीं होती है, तो सेलिब्रिटी टाइप की आदमी है, उनके कंप्लेन पर तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों किसी का कैरियर खराब करना। हम लोग यही तो सोचते हैं। हिम्मत कब बढ़ता है किसी का, गलत करने वालों का? एक तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि यार हमारा नाम उछल जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे, और हमारा डर हमारे शोषण करने वालों का हथियार बन जाता है। बहुत सारा विद्यार्थी सब, लड़का सब, इससे पहले एक जो बैच सिलेक्ट होकर आया था मिशन 50 का बैच, अभी फिर आने वाला है, उसमें एक बच्चा जो है अचानक से क्लास प्रेजेंट आना छोड़ दिया। अचानक से क्लास ही नहीं आता था, अच्छा था पढ़ने में, मैं गौर कर रही हूँ। तो हम एक दिन आया बहुत दिन के बाद, हम लोग क्या दिक्कत है जी, तुम क्लास क्या नहीं आते हो रेगुलर? तो टोक देते हैं। क्लास में कुछ नहीं बोला, फिर बाद में मिला सेपरेटली, बोला सर आपसे मिलना है। हमने बोलो क्या दिक्कत है? लड़के की ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो लड़कियों की होती है ना, केवल लड़के की ब्लैकमेलिंग हो रही थी मोबाइल फोन की वजह से। और बहुत सारा पैसा वो लड़का भेज चुका था घर से, झूठ कुछ कैसे कैसे पैसा मांग करके, और बोला कि सर किसी को नहीं बता पाए हैं, बहुत डर लग रहा है, सामने वाला रोज ऐसे ऐसे कह रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। सब समझ नहीं आया, जीवन को खत्म कर लेने के अलावा अब कोई विकल्प सामने नहीं है। आज बहुत दिन के बाद क्लास इसलिए आ पाए हैं। बोले तुमको पहले करना चाहिए सब चीज ना जी। जब तुम्हारा कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है,
तो तुम क्यों इसमें फंसोगे, चाहे कोई क्या करेगा? हमारे लिए अपना लाइफ इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसकी पूरी चीजों को हमने देखा, फिर हमने कहा कि रुक हम इलाज करते हैं, पगला कौन है थोड़ा जो कर रहा है। आपका डर ही आपके शोषण करने वालों का शक्ति है, क्योंकि उसको पता है कि आप किसी से कहिएगा नहीं, आज जब किसी से कहिएगा नहीं तो आराम से आपका शोषण करेगा। तो कुछ साइबर से रिलेटेड मसला था। कह रहे कि फोन भी चलाए तो बहुत सावधानी से चलाए। फोन चला रहे इतना ही नहीं है, सब जगह इंस्टा बना लिया, फेसबुक बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। आपके नंबर कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ से कौन से कॉल आ जाते हैं, आप तुरंत कॉल पिक करने के लिए बेदम बल रहते हैं। कॉल उठाना है, क्यों कॉल उठाना है? सबका कॉल जो इंपॉर्टेंट है वो उठाएंगे, जिसको जानते हैं उसको उठाएंगे। और अगर कहीं पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है उसको तो गलती से भी ना उठाएं, वहीं पे फंस सकते हैं। एक तो व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम कॉल, फेसबुक कॉल, ये सब कॉल गलत कॉल्स होते हैं। मतलब ये इसलिए आता है ताकि इस कॉल को पुलिस ट्रेस नहीं कर सकती है, इसलिए इस तरह के कॉल आपको आते हैं। नॉर्मल कॉल आया उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुलिस आराम से ट्रेस कर लेगी। तो गलत करने वाला नॉर्मल कॉल आपको नहीं करेगा, या तो व्हाट्सएप पे करेगा, या तो टेलीग्राम पे करेगा, या तो फेसबुक से, क्या स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, वहां से कर लेगा, क्योंकि वो ट्रेस में नहीं आता है जल्दी। वीडियो कॉल आया, आपने उठा लिया। अब सिस्टम ऐसा चल रहा है कि आपने उठाया, उधर से कोई आपसे बात कर रहा है, और ऐसे में ही आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आपको पता नहीं है। आपका पूरा फेस जा रहा है और पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, और आप बस हाल ही चाल पूछ रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन है, और वही 15-20 मिनट में, सेकंड में आपकी एक ठीक ठाक वीडियो बन गई जिसमें आपका फेस क्लियर समझ में आता है। अब उसको क्या करता है, एक वीडियो बना लेता है। अब वीडियो बना करके वो आपको भेज देता है, और उधर से कुछ ऐसी चीजें हो रही थी गलत, असामाजिक, अश्लील। अब वो अब आपके पास आ गया। अब वो सामने से आदमी कहता है कि अभी हम इसको वायरल करेंगे, अभी हम इसको सबके पास भेजेंगे। अब आप डर जाते हैं, आपको लगता है यार लोग जानेगा तो क्या होगा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन आप किसको, कितने लोग को जाकर बताइएगा, या कितने लोग इस तरह के जान रहे कि इस तरह का क्राइम हो रहा है? बहुत कम लोग को पता है। अब ऐसे में आप क्या हो गए कि आप डर गए। अब डर गए तो कहेंगे 5,000 रुपया भेजो, 10,000 भेजो, 15,000 भेजो। डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगा उसका, और डिमांड खत्म नहीं होगा और आप देते जाइएगा, और क्योंकि आप डर रहे हैं। तो इस तरह से स्थिति होती है, और ऐसे बहुत सारे केस भी रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन रजिस्टर्ड केस तो बहुत हिम्मती वो लोगों ने किया होगा। अब बहुत से लोग तो ऐसे ही शोषित होते चले गए, जिसमें बहुत सारे बार सुसाइडल केस भी आया है इस बात को लेकर। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जब उस लड़के की मैंने मनोदशा को देखा, और ये मेरे जानकारी में 2 लोग इस तरह के घटनाक्रम में मिले। एक तो वो लड़का मिला, और एक मिला जो मेरे से जुड़ा हुआ ही था लड़का, और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से, ठीक ठाक पैसा भेज चुका था, और इस तरह की दुर्घटना हुई है। तो फिर हमने उसी समय, हमारा एक मित्र है, क्या कर सकते हो तुम बताओ? तो उसने कहा कि पहले तो बात कि ऐसे घटना मैंने खुद रजिस्टर्ड किए हैं सिवान के अंदर में। के कॉल्स आते थे, मैंने उसको फोन किया, तो वो हमको क्या बोलता है कि हम अविलंब, बिना देर के हुए अभी वीडियो रिलीज कर दो, अभी तुरंत करो।
तुम जिस वीडियोस को लेकर के इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, ये मैं कह रहा हूं कि अभी कर दो। अब कर सर क्या कह रहा है, नहीं चुप, अब जो कर रहे हैं सो करने दो हमको। हम उसको बोले तुम रिलीज करो, अभी रिलीज करो। कहते कि तुम सुरक्षित इसीलिए हो क्योंकि वीडियो अभी तक रिलीज नहीं की हो। तुम रिलीज करो। तुम जब रिलीज करोगे, जहां से रिलीज करोगे वहां से हम जाएंगे साइबर में। साइबर से तुम्हारा वहां से आईपी एड्रेस पता करेंगे और उस आईपी एड्रेस के बेसिस पर, अभी तुम केवल फोन यूज कर रहे हो ना, ऐसा उपाय करेंगे कि तुम्हारे कुल खानदान में फिर कोई मोबाइल छूने से डरेगा। औकात नहीं होगी कभी कि फोन छू दे। तुम करो, रिलीज करो इसको, एकदम अच्छे से रिलीज करो। बोला हम कर देंगे। हम यार हम तो कह रहे करने के लिए, 1 घंटा में कर दे। यार अभी बोल रहा था 15 मिनट, अभी तो 1 घंटा बोल रहा है। और रहा बात महिला आयोग से बोल रहा है तो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम्हारा। अब महिला आयोग में तुम कौन सा आयोग से बोल रहा है? अब महिला आयोग के यह सब काम बच गया है कि महिला आयोग के, महिला आयोग से पुरुष बोल रहा है? हैं पगला, तुमको पता है तुम कितना से बतिया रहा है? हैं महिला आयोग से पुरुष बोल रहा है, बचवा समझ ले है। तुम रिलीज करो। तो कि अब या तो तू रिलीज करेगा, नहीं तो जितना पैसा इसका लिया वो तुम वापस करेगा। और अगर नहीं करेगा तो फिर तुम देखो कि तुम्हारा फिर क्या उपाय होता है। उसके बाद फिर उसने उसके सारे जो अमाउंट्स थे वो रिलीज किए, माफी मांगा, और उसके बाद वो फिर कहा कि ये नंबर में कभी यूज नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह की चीजें हुई। घटती हैं, है ना, कि आम आदमी के साथ। इसलिए कोई भी चीज जब स्टार्टिंग लेवल पे हो तभी आदमी को हिम्मत करके उसका विरोध करना चाहिए, अन्यथा आपका एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाएगा और फिर आपको कोई बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप डर जाते हैं। और आप जब डर जाते हैं तो सामने वाला जो आपका शोषण कर रहा है उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज जब आप नहीं डरते हैं, बस वहीं पे वो डाउन हो जाता है। और अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स जो है सो अभी एक्टिव हैं सोसाइटीज के अंदर में, है ना। फोन तो लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन फोन से जुड़ा हुआ जो सिक्योरिटीज है उस सिक्योरिटीज को जाने बिना यूज कर रहे हैं। कोई भी ऐप आया डाउनलोड कर लिया, कुछ भी आया डाउनलोड कर लिया, सोचते ही नहीं है कि डाउनलोड करने में क्या हानि और नुकसान है। कोई भी ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपसे आपका कैमरा का एक्सेस मांगता है, आपसे गैलरी का एक्सेस मांगता है। बिना एक्सेस दिए आपका वो ऐप काम ही नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? सोचना तो चाहिए ना, रुक करके 1 मिनट। मतलब आप जो सोचते हैं ना कि आपने कुछ किया और डिलीट कर दिया तो मैटर खत्म हो गया, आपके पास मैटर खत्म हो गया, बाकी आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत लोगों को पता चल रहा है, और जिस दिन वो चाहेगा ना वो आपके खिलाफ उसको यूज कर लेगा। तो ये अलग अलग जगहों पे ये चीजें हो रही हैं, चल रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को यूज करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। और भारत में तो इसलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ साइबर सेल बहुत कमजोर है, हमारा साइबर सेल बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए भी हमारी आवश्यकता है कि हम टेक्नोलॉजी, फोन, मोबाइल कुछ भी यूज करें तो सतर्कता से यूज करें। यूज करने के नाम पे कुछ भी ना करें, क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक ही चल रहा है। अब तो सबसे बड़ा चीज आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका फोटो उठा करके किसके साथ जोड़ देगा कोई नहीं जानता है। सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हो गया है तो आम आदमी को कौन पूछता है? बदनाम करने के लिए इतना काफी है। तो ये जो होता है ना कि फोटो खींच लो, फेसबुक पे लगा दे लो, फोटो खींच लो, इंस्टा पे लगा दे लो। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप कहीं पर भी कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो कितने सजगता के साथ यूज कर रहे हैं, कितने सिक्योरिटी के साथ यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप इन अगर सिक्योरिटीज नहीं फेस ये करेंगे तो आपको तमाम तरह की दिक्कत और समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर है? खैर, तो ये सारे प्रोविजंस यहां पर किए गए थे। नेक्स्ट लिखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919।
भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।